हाँ, वैष्णवी जी शुरू कीजिए, हो गया यस समय। सर। शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के अंतर्राष्ट्रीय दैनिक हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की वक्ता हैं डॉक्टर अंजलि बिहानी। डॉक्टर अंजलि बिहानी एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षाविद हैं। उन्होंने विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया है, जिनमें उपाचार्य और सहायक प्रोफेसर भी शामिल हैं। वर्तमान में वह हेल्थियंस डायग्नोस्टिक लैब में लैब क्वालिटी में विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य करती हैं। उनकी प्रभावशाली समाधान बनाने और समूह विशेषता को बढ़ावा देने की भावना प्रेरणादायक है। आज डॉक्टर बिहानी प्रोलैक्टिन हार्मोन क्लिनिकल व्याख्या और निदान पर अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगी। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। नमस्कार। मैंने एक हार्मोनल टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मैं गायनिक डिपार्टमेंट में भी काम कर चुकी हूँ हॉस्पिटल में। एंड हम लोगों को एक प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके अभी के दिनों में जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका बढ़ने का एक कारण है आज की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बहुत से केसेस में विदाउट एनी पैथोलॉजिकल रीजंस, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, स्टिल हमें प्रोलैक्टिन के लेवल हाई मिल रहे हैं। एंड कई बार ऐसे केसेस में मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो वो उसका भी एक मेजर कारण प्रोलैक्टिन लेवल हो सकता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। एंड क्योंकि मैं डेली रूटीन में एक डायग्नोस्टिक लैब में अभी काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बहुत से केसेस देखती हूँ जिसमें मिसडायग्नोसिस हो रहा है। एंड पेशेंट्स को दवाई दे दी जाती है, एलोपैथिक दवाई दे दी जाती है, जिसकी वजह से उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स फिर नॉर्मल से नीचे चले जाते हैं, जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती है। एंड इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है कि बिकॉज एज होम्योपैथ्स हम लोगों के पास ऐसे केसेस जो इनफर्टिलिटी के हैं, गायनेक इश्यूज के हैं, पीसीओएस के हैं, ऐसे केसेस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। और ऐसे में अगर हम लोग साथ में एडिशनल हार्मोनल डायग्नोसिस को भी समझते हैं, तो हम लोगों के लिए ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को डायग्नोसिस के हिसाब से मैनेज करना, उसे काउंसल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड चेन चेन हार्मोन है, जो कि बेसिकली 198 अमीनो एसिड से बनता है। एंड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से ये सिक्रीट होता है। इसका बेसिकली जो सिक्रीशन है वो हाइपोथैलेमस मॉनिटर करता है। एंड हाइपोथैलेमस में भी जो प्रोमिनेंट इसका प्रोलैक्टिन का इनिबिशन एंड रिलीज करते हैं। इनिबिशन के लिए डोपामिन सिक्रीशन होता है, एंड रिलीज को बढ़ाने के लिए बेसिकली सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। एंड इसका जो प्रोलैक्टिन लेवल का एबनॉर्मल सिक्रीशन है वो डिफरेंट कारणों से हो सकता है। एंड कॉमन जो बहुत से पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जो पेशेंट्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं उनमें भी एक फॉल्स हाई प्रोलैक्टिन लेवल देखने को मिल जाता है। रीजन बिहाइंड, उन लोगों में टीआरएच की वैल्यू बढ़ी रहती है, तो टीआरएच के बढ़े रहने की वजह से उनके अंदर भी प्रोलैक्टिन हाई देखने को मिल जाता है। अब प्रोलैक्टिन एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो होते हैं लेक्टोरॉफ सेल्स, जिनका काम होता है प्रोलैक्टिन बनाना। और प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में भी अवेलेबल होता है, जो कि मोनोमेरिक हो सकता है, डायमेरिक हो सकता है, या पॉलीमेरिक हो सकता है। एक जो कॉमनेस्ट फॉर्म है हमारा प्रोलैक्टिन का, जो हमारे ब्लड में फ्लो करता है, वो है आपका मैक्रोप्रोलैक्टिन। 1% मैक्रो प्रोलैक्टिन होता है, 95% मोनोमेरिक प्रोलैक्टिन होता है। बट कई बार ये 1% मैक्रो प्रोलैक्टिन की अगर क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाती है, तो वो एक फॉल्स हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की कंडीशन बनाता है। मैक्रोप्रोलैक्टिन होता है बेसिकली कोई भी हमारा हार्मोन होता है वो अनबाइंडेड फॉर्म में ब्लड में फ्लो नहीं करता है, बहुत कम मात्रा में करता है। मैक्रोप्रोलैक्टिन है हमारा जो कि आईजीजी एंटीबॉडीज रिलेटेड टू प्रोलैक्टिन के साथ बाइंड होकर प्रोलैक्टिन फ्लो करता है। ये है बहुत होना चाहिए ये 1% ही, बट अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये हमारे ब्लड में एक फॉल्स हाइपर प्रोलैक्टिन की कंडीशन बनाता है।
रीज हम लोग जब बात कर रहे हैं मोनोमेरिक फॉर्म की और मैक्रोप्रोलैक्टिन की, तो हमें ये ध्यान रखना है मैक्रोप्रोलैक्टिन बेसिकली अगर बढ़ता भी है तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉज नहीं करेगा, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये सिम्टम कॉज नहीं करेगा। बट अगर वही मोनोमेरिक फॉर्म बढ़ जाता है तो ये सिम्टम्स कॉज करेगा। इसलिए हमें पेशेंट के ब्लड में मोनोमेरिक फॉर्म की जांच करना बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम प्रोलैक्टिन के स्ट्रक्चर को बेसिकली देखते हैं, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी स्टॉक के साथ। देन हमारा प्रोलैक्टिन बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और बीच में एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है। अगर हम एंटीरियर की बात करते हैं तो एंटीरियर पार्ट से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। पोस्टीरियर पार्ट से बेसिकली ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट आता है अब रेगुलेशन कैसे होता है, इसकी बात हमने थोड़ी अभी पिछली स्लाइड्स में भी किया है। बेसिकली हमारा जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। इसमें सबसे ज्यादा काम करता है डोपामिन। डोपामिन का काम होता है एज अ ब्रेक काम करना। जहां भी प्रोलैक्टिन का लेवल जैसे ही नॉर्मलाइज होने लगता है, बॉडी में ब्लड सिक्रीशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन आ जाता है, तब हाइपोथैलेमस से डोपामिन सिक्रीट होता है, जो कि डोपामिन रिसेप्टर सेल्स पे बाइंड होगा पिट्यूटरी पे एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन को स्टॉप कर देगा। दूसरा आता है स्टिमुलेशन कैसे होता है। फीमेल्स में ये स्टिमुलेशन ईस्ट्रोजन से होता है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है लेक्टोट्रॉफिक सेल्स पे पिट्यूटरी में, जिसकी वजह से इसका सिक्रीशन इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई मिलते हैं। रीजन बिहाइंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन बाया फीडबैक मैकेनिज्म इंक्रीज हो जाता है। और ये जो इफेक्ट है, ये यही एक कारण है कि प्रेगनेंसी में ये बढ़ा रहता है। ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद इसके लेवल्स थोड़े समय के लिए हाई रहते हैं अंटिल अनलेस लैक्टेशन इनिशिएट हो। अगर लैक्टेशन इनिशिएट हो जाएगी तो फिर ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एलएच हार्मोन देन अगेन प्रोलैक्टिन का वैल्यू हमेशा बढ़ा रहेगा टिल द लैक्टेशन इज स्टॉप्ड। नेक्स्ट पॉइंट वही है हमारा निपल स्टिमुलेशन और ब्रेस्ट फीडिंग। निपल स्टिमुलेशन या ब्रेस्ट फीडिंग जब भी कोई पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी शुरू होती है, तब अगेन डोपामिन के लेवल्स को वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एक फीडबैक लूप क्रिएट होता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़े रहते हैं। अभी हमने बात की थी कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में भी हमें फॉल्स इंक्रीज मिल सकता है, एक फिजियोलॉजिकल इंक्रीज प्रोलैक्टिन में मिल सकता है, बिकॉज वहां पर टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है एंड वहां पे हाइपोथैलेमस पे वो इम्पैक्ट डालता रहता है, इसलिए प्रोलैक्टिन का भी सिक्रीशन वो इंक्रीज कर देता है। बिकॉज प्रोलैक्टिन और टीएसएच दोनों पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं और दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है टीआरएच का। इसलिए हम जब भी किसी भी हार्मोन की बात करते हैं, थायराइड के या फिर हमारे गोनाडोट्रोप्स के, बेसिकली ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है या प्रोलैक्टिन है, ये सारे ही हार्मोन क्लोजली एसोसिएटेड है। इसी कारण से एसोसिएटेड है क्योंकि इनका डायरेक्ट इनिशिएशन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से है और एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, और वहां से सिक्रीट होने वाला एक बेसिक हार्मोन है टीआरएच, जो कि अगर ज्यादा बनेगा तो वो बाकी सभी हार्मोन्स के सिक्रीशन पे इफेक्ट डालेगा। प्रोलैक्टिन में अपने आप में भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल जैसे टीएसएच में होता है, अगर प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके ब्रेन को, दैट इज फॉर हाइपोथैलेमस को जाएगा एंड दैट विल इम्पैक्ट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, और वो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जरूरत से ज्यादा नहीं बनने देगा। स्ट्रेस के कंडीशंस में, बी इट फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस, दोनों ही केसेस में इसीलिए साइकोलॉजिकल केसेस में प्रोलैक्टिन हाई देखने को मिलता है। सिमिलरली जो पेशेंट्स जिम करते हैं, जो कस्टमर्स जिम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में भी प्रोलैक्टिन हाई मिलता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो उनकी बॉडी एक कंटिन्यूस फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस में है। और साइकोलॉजिकल पेशेंट्स में जिन लोगों को डिप्रेशन है, डिमेंशिया है या कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस है, उन लोगों में भी प्रोलैक्टिन बढ़ा मिलता है। रीजन बिहाइंड उनका कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं एंड विच इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन।
स्लीप एंड सर्काडियन रिदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि हमारे बॉडी में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि हैं टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन, जिनमें सिग्निफिकेंट सर्काडियन और डायरनल रिदम, डायरनल वेरिएशन देखने को मिलता है। प्रोलैक्टिन के केसेस में हम लोगों ने जो हम रेगुलर अभी लैब में देखते आ रहे हैं कि प्रोलैक्टिन के और थायराइड के केसेस में 50 to 80% तक का भी वेरिएशन हो सकता है अगर पेशेंट डिफरेंट टाइम पे सैंपल दे रहा है। इसीलिए साथ में एसोसिएटेड हार्मोन्स को मॉनिटर करना जरूरी है। जैसे कि प्रोलैक्टिन के केस में मैंने बताया कि हमें मोनोमेरिक और मैक्रो प्रोलैक्टिन को भी मॉनिटर करना है, तभी हम बता सकते हैं कि पेशेंट को रियली हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी, या उस दिन का कोई एक्यूट स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्ब थी, उसकी वजह से तो प्रोलैक्टिन नहीं बढ़ के आ रहा है। स्लीप बेसिकली जब हम सोते हैं फर्स्ट फ्यू आवर्स में आपका प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, जब डीप स्लीप में होते हैं वो हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है। इसलिए जब मॉर्निंग में पेशेंट उठता है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन जिसे हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, पेशेंट का प्रोलैक्टिन हायर साइड पे होता है। जब जैसे पेशेंट अपना डे टू डे दिनचर्या शुरू करता है, धीरे धीरे उसका प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं कम हो जाते हैं, बट अगेन प्रोलैक्टिन पल्सटाइल मैनर में सिक्रीट होता है। इसलिए कुछ पल्सेस बीच में दिन में भी आते हैं जब वैल्यू थोड़ा हाई हो सकता है, बट उतना हाई कभी नहीं होगा जितना मॉर्निंग का होगा। मॉर्निंग में हाईएस्ट होता है जब पेशेंट उठेगा। इसलिए इसकी सैंपल कलेक्शन भी बहुत स्पेसिफिक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या फंक्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का? प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारी बॉडी में एक फीमेल बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन बिहाइंड, एक पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारी जो फीमेल ब्रेस्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी लैक्टेशन के लिए। अगर वो लैक्टेशन के लिए डेवलप नहीं हो पाएगी तो एलएच हार्मोन की वजह से जो लैक्टेशन होनी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। एंड इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, ताकि आफ्टर डिलीवरी जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क है वो प्रॉपरली हो पाए। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके ग्रोथ हार्मोन जैसा भी काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक स्टेज पे आकर फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट रुक जाता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेन एज जैसे ग्रोथ हार्मोन कर रहा था बिफोर प्यूबर्टी, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम करना शुरू करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ब्रेस्ट को डेवलप करता है, मेच्योर करता है फॉर लैक्टेशन, ताकि मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपरली हो सके। आपका हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन के कुछ टारगेट सेल है जिन पे जाकर वो एक्ट करता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर हार्मोनल बैलेंसिंग, मेंटेनेंस एंड, क्योंकि ये सभी जो ऑर्गन्स है कहीं ना कहीं हार्मोन रेगुलेशन पे काम करते हैं, इसलिए ये प्रोलैक्टिन के टारगेट सेल्स वहां प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट का सबसे मेन फंक्शन है। देन ओवरीज, टेस्टिस, मेल्स में भी उतना ही एक्ट करता है प्रोलैक्टिन जितना फीमेल्स में है। बहुत कॉमन लोगों में एक नोशन होता है कि प्रोलैक्टिन, एफएसएच और एलएच ये तीन हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में तो होते ही नहीं है। तो वो बहुत गलत नोशन है जिसको हम लोगों को, पेशेंट्स को समझाना पड़ता है बहुत बार कि ऐसा नहीं होता है। ये हार्मोन मेल्स में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्म प्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी और वो सारे ही रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो मेल्स में हो रहे हैं उनको भी मॉनिटर करने में इन हार्मोन्स का काम होता है। तो ब्रेस्ट में, ओवरीज में, टेस्टिस में, एड्रीनल ग्लैंड में, प्रोस्टेट में, लिवर में और किडनी में इन प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है आपका टारगेट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसका मेनली काम होता है हमारे जो गोनाडोट्रोफिन्स बनाने वाले हार्मो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी, उनमें इसका काम होता है वहां तक स्टेरॉइडोजेनेसिस करना। क्योंकि हमारे सभी जो हार्मोन्स है, बेसिकली जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है जिनका काम है हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करना, वो सभी स्टेरॉइड से बनते हैं। और इन ऑर्गन्स में स्टेरॉइड्स को बनाने के लिए, उस कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉइड में कन्वर्ट करने के लिए जो बॉडी में हम इंटेक करते हैं, उसमें काम करता है प्रोलैक्टिन। एंड प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के
सिक्रीशन को मॉनिटर करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। नॉर्मल रेंजेस, बेसिकली मेल्स में इसका क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, कम मात्रा में होता है और बहुत हद तक रिक्वायर्ड होता है इतनी मात्रा में। अगर ये इससे कम या इससे ज्यादा होगा, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स जो मोर देन 50 ईयर्स होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट जो क्वांटिटी है वो मेल्स जैसी हो जाती है, बिकॉज उनमें रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। प्रेग्नेंट फीमेल में सबसे ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है, ये वैल्यूज 400 तक भी चली जाती हैं। एंड हम जनरली 2 यूनिट्स में प्रोलैक्टिन की बात, इसका कोई ऐसा ही यूनिट अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो हम इसकी 2 यूनिट्स में टेस्टिंग, हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जनरली माइक्रोग्राम पर लीटर में या नैनोग्राम पर ml में। हाउएवर ये जो रेफरेंस रेंजेस हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड रेफरेंस रेंजेस हैं, बट स्टिल अगर हम लैब टू लैब रिपोर्ट्स की देखते हैं तो हमें 1 to 2% का वेरिएशन लैब टू लैब भी देखने को मिलता है। रीजन बिहाइंड, हर लैब एक डिफरेंट मेथड और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, और ये सभी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मेथडोलॉजीज को पहले रिसर्च किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे, और उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से जो कंट्रोल निकल के आता है कि ये रेफरेंस रेंजेस नॉर्मल लोगों में चल रही है, वो रेफरेंस रेंजेस उस किट उस इंस्ट्रूमेंट पे जस्टिफाई की जाती है। रेफरेंस रेंज रहेगी, फॉर एग्जांपल मेल में 5 से 18 है तो वो रहेगी उतनी, बट हाँ इसमें हो सकता है कि किसी लैब में ये 4 से 16 लिखी हो और किसी लैब में ये 6 से 20 लिखी हो। रीजन बिहाइंड जो वो मेथड यूज कर रहे हैं, जो उनकी मशीन है, वो किस उस पॉपुलेशन पे जब रिसर्च किया गया तो वो क्या फाइंडिंग्स दे रही थी। और आज अभी के सिनेरियो में क्योंकि हम सभी मशीन्स जो हैं एआई बेस्ड हो गई हैं, तो ये मशीन्स उस पॉपुलेशन पे आ रहे रेगुलर सैंपल्स के हिसाब से भी डेटा जो है स्टोर करती है, और उस स्टोर डेटा पे भी बाद में जो आपकी कंपनियां हैं वो रेफरेंस रेंजेस को मॉडिफाई करती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो लैब्स भी हर 6-7 महीने में जब उनके प्रॉपर गाइडलाइंस आते हैं तो उनमें भी फिर चेंजेस हो सकता है कि एक लैब भी आने वाले टाइम में 6 महीने बाद रेफरेंस रेंज में कुछ मॉडिफिकेशन कर दे। नेक्स्ट आता है, हम कैसे पता करें कि सीरम प्रोलैक्टिन कितना चल रहा है बॉडी में। तो इसके लिए जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो है एसएसटी सैंपल। मैंने वायल की फोटो भी लगाया है उसमें। दिस इज बेसिकली एसएसटी टॉप वायर, जो कि येलो कलर का वायर होता है। इसमें सीरम सेपरेट किया जाता है और सीरम का प्रोलैक्टिन लेवल चेक किया जाता है। ये सीरम सैंपल कॉमनली 4 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है, बट एज पर द एनएबीएल एंड कैप गाइडलाइंस, जो हमारी अथॉरिटीज हैं लैब्स की, वो ये कहती हैं कि आप इस सैंपल को 72 आवर्स तक भी स्टोर कर सकते हैं। इफ द पेशेंट वांट्स अ रीचेक या कोई एडिशनल टेस्ट वो उसी सैंपल पे कराना चाहता है तो वो करा सकता है। इसीलिए लैब्स को ये सैंपल 3 दिन तक स्टोर रख सकती हैं अगर वो टेम्परेचर को मेंटेन रख रही हैं तो। प्रोलैक्टिन को डिटरमाइन करने के लिए कॉमनेस्ट यूज मेथड्स हैं आरआईए, एलाइजा, क्लिया एंड सीमिया। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट कंपनीज में जो डिफरेंट मशीनें होती है उनके हिसाब से वो मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सैंपल टाइम क्या है, सैंपल कब कलेक्ट करना है। 2 तरह की सैम्पलिंग होती है प्रोलैक्टिन में, एक होती है स्पॉट कलेक्शन, दूसरी होती है आपकी पूल्ड कलेक्शन। कॉमनेस्ट है स्पॉट कलेक्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगल सैंपल लेना होता है, पेशेंट के लिए देना आसान होता है। बट ऐसी कंडीशन में हमें अगर प्रोलैक्टिन पूल नहीं कर रहे हैं और स्पॉट सैंपल सिंगल सैंपल ले रहे हैं, तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको उठने के 2 से 3 घंटे बाद ये सैंपल लेना है। रीजन, जो मॉर्निंग का स्पाइक है वो कंट्रोल हो जाए, और वो जो शेल्फ लाइफ है प्रोलैक्टिन की 50 मिनट वाली, वो भी हो जाए कि वो शेल्फ लाइफ के बाद अपने ट्रांजिटरी पीरियड में आप उसको एक बेसलाइन वैल्यू निकाल सकें। तो 2 से 3 घंटे बाद उठने के सैंपल देना होता है, बिकॉज सर्काडियन रिदम का ध्यान रखना है। मॉर्निंग में 2 to 5 AM के बीच में प्रोलैक्टिन के लेवल्स काफी हाई होते हैं, जो कि एक वेग वैल्यू दे सकते हैं। अगेन, अगर हम बहुत लेट आफ्टरनून या इवनिंग में कलेक्ट करते हैं तो वो वैल्यू बहुत लो भी आ सकती है। इसलिए बेटर इज टू गिव अ स्पॉट सैंपल एट 2 to 3 hours ऑफ वेकिंग। अब ऐसे में अगर हमें किसी पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल हाई मिल रहा है 2 से 3 घंटे बाद का सैंपल कलेक्ट करने पे भी, बट पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है,
ना कोई इनफर्टिलिटी के सिम्टम है, ना कोई अमेनोरिया है, ना ही गैलेक्टोरिया है, ना ही जो आगे हम सिम्टम्स अभी डिस्कस करेंगे वो है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन का, जो कि मोनोमेरिक फॉर्म है, वो जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये कंफर्मेशन हो जाए कि सच में प्रोलैक्टिन ग्लैंड हाइपर एक्टिवली काम कर भी रहा है, या जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, टाइमिंग का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, उसकी वजह से वैल्यू बढ़ के आ रही है। नेक्स्ट आता है पूल्ड कलेक्शन। पूल्ड प्रोलैक्टिन टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू मॉनिटर द प्रोलैक्टिन लेवल्स। किसी भी पेशेंट में अगर हम प्रोलैक्टिन रेफर कर रहे हैं, स्पॉट कलेक्शन में उसका वैल्यू हमेशा बढ़ के आ रहा है, हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमेरिक या मैक्रोप्रोलैक्टिन नहीं है, आसपास की लैब्स में नहीं अवेलेबल है, ऐसे कंडीशन में द बेस्ट इज टू गो फॉर अ पूल्ड प्रोलैक्टिन टेस्ट। पूल्ड प्रोलैक्टिन टेस्ट में हम बेसिकली 3 सैंपल सेम डे पे कलेक्ट करते हैं। एक सैंपल लेते हैं पेशेंट के जस्ट उठने के बाद, एक सैंपल लेंगे 20 से 30 मिनट बाद, और नेक्स्ट सैंपल लेंगे 40 से 60 मिनट बाद। अगर हम 0-20-40 पे चल रहे हैं तो 0-20-40 लेंगे, अगर 0-30-60 चल रहे हैं तो 0-30-60 पे लेंगे। 3 सैंपल उसके कलेक्ट किए जाते हैं, तीनों सैंपल का सीरम लैब में जाके सेपरेट होता है, और तीनों ही सीरम्स को मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के बाद एक वैल्यू निकाली जाती है मशीन पे रन करके, और वो वैल्यू इन एनी केस एक एवरेज वैल्यू की तरह निकल जाती है, कि पेशेंट का पूरे 1 घंटे में वैल्यू कितना भी फ्लक्चुएट हुआ हो, बट एक एवरेज हमें मिल जाता है कि पेशेंट का वैल्यू कितना चल रहा है। अब वहां से फिर डिसाइड किया जाता है कि स्टिल हाइपर है या नहीं है। अगेन, यहाँ पे हमें साथ में पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं, एंड साथ में हमें ये भी देखना है कि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आए हैं, उसके लिए एक एमआरआई ब्रेन होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है ये पूल्ड प्रोलैक्टिन हमें कैसे हेल्पफुल है। एक तो ये हमें मॉर्निंग पीक से बचाता है, दूसरा कई बार पेशेंट जो है पहले प्रिक के टाइम घबराए हुए होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है, मुझे सुई चुभेगी, सुई का डर होता है, तो वो पहले सैंपलिंग पे जो स्ट्रेस होता है वो सेकेंड सैंपलिंग तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी वो जो स्ट्रेस वाला पीक आया है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पूल्ड सैंपल से हमें प्रोलैक्टिन टेस्टिंग में ये भी मदद मिलती है। वाई इट इज रिक्वायर्ड कि प्रोलैक्टिन हमें मॉनिटर करना है। ये टेस्ट हम लोगों को पिट्यूटरी ट्यूमर्स, एमेनोरिया के कॉजेस, गैलेक्टोरिया के कॉजेस, इनफर्टिलिटी या हाइपोगोनाडिज्म के कॉजेस को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। और सबसे क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, स्टिल अगर हमारे पास कोई पेशेंट है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स का, तो उसकी थेरेपी, हम जो उसको थेरेपी दे रहे हैं, हाउ सक्सेसफुल इज दैट थेरेपी, हम बेशक वो होम्योपैथिक दे रहे हों या एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसका चल रहा हो, बट वो थेरेपी कितना काम कर रही है उस पर, उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो टेस्ट है हमें फ्रीक्वेंटली लेना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट में जल्दी मिलता है। हम होम्योपैथी में ये भी देखेंगे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को जल्दी मिलता है, बट वैल्यूज को डिक्रीज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो उस पे भी हमें फोकस रखना है, साथ साथ कि वैल्यूज भी डिक्रीज होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हो, कॉजेस हो सकते हैं जो कि इस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं प्रोलैक्टिन को, और क्या फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, एंड उनको हम रिवर्स करके पेशेंट का हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया रोक सकते हैं। तो इंक्रीज्ड केसेस में सबसे कॉमन केस है एमेनोरिया। अमोनोरिया इज ऑल्सो सिम्टम, ऑल्सो अ कॉज फॉर हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स। 10 से 25% वुमेन्स में नॉर्मल मेंसेस के साथ अगर गैलेक्टोरिया है तो उन लोगों में प्रोलैक्टिन के लेवल्स हाई मिल सकते हैं। 10 to 50% केसेस में एमेनोरिया है पर गैलेक्टोरिया नहीं है, वहां भी प्रोलैक्टिन हाई मिल सकता है। 75% फीमेल्स जो डायग्नोस होती हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के साथ, उनमें गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया यानी कि डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो ड्यूरिंग मेंसेस देखने को मिल सकता है। कॉज आमतौर पे यंग वुमेन में, यंग वुमेन से हमारा जो एज ग्रुप है वो 13 to 20 का है, जिनको अभी अभी मेनार्के हुई है या मेनार्के टाइमली नहीं हुई है, डिलेड मेनार्के हैं, उन लोगों में एमेनोरिया का 15 से 30% कारण प्रोलैक्टिन का हाई लेवल होता है।
पिट्यूटरी लीजन्स हो सकते हैं विच इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि आपके प्रोलैक्टिन ग्लैंड में कोई प्रोलैक्टिनोमा है, कोई ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है जिसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हो रहा है, या फिर क्रोमोफोब एडिनोमास हैं। बेसिकली ये एडिनोमास आर अगेन बिनाइन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आमतौर पे सभी ट्यूमर्स के जो सेल होते हैं वो डाइज जो होती हैं, जो स्टेन्स होते हैं, उनको पिक करती हैं। बट ये कुछ स्पेशल टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो कि डाइस को पिक नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है क्रोमोफोब एडिनोमास। इन पेशेंट्स में जनरली कंसंट्रेशन जो हम लोग देख रहे थे कि वैल्यू होनी चाहिए 16, 15, 20 के आसपास, ये वैल्यू मोर देन 200 मिलती है। हाइपोथैलेमिक लीजन्स हो सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपका ये नहीं है कि पिट्यूटरी अफेक्टेड है। अगर हाइपोथैलेमस अफेक्टेड है, साइकोडासिस है, यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा है, टीबी है, ग्लायोमा है, क्रेनियोफेरेंजियोमा है, इस तरह के जो हाइपोथैलेमिक लीजन्स हैं, उन केसेस में भी ये वैल्यू मोर देन 200 मिल सकती है। एंडोक्राइन डिजीजेस, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि हाइपोथायराइडिज्म में भी हमें हाइपरप्रोलैक्टिन देखने को मिल सकता है, इसीलिए साथ में टीएसएच और टी4 लेवल्स भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। एडिसन्स डिजीज, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का डिजीज है, पैथोलॉजिकल। पीसीओएस बहुत कॉमन पीसीओएस में देखने को मिलता है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज रहते हैं। रीजन बिहाइंड, ओवरीज हाइपर फंक्शन करती हैं, ज्यादा कॉर्पस लुटियम्स बनते हैं, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर ज्यादा बनेंगे तो भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। अगेन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अगर हाइपर फंक्शन करेगा तो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को भी अफेक्ट करेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जिनमें आमतौर पर प्रोलैक्टिन नहीं बनना चाहिए, बट वहां भी प्रोलैक्टिन बनना शुरू हो जाता है, जिन्हें हम एक्टोपिक प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का कोई केस है तो उसमें भी ये बढ़ सकता है। ओवेरियन टेराटोमास हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, इन केसेस में भी आपका बढ़ावा मिल सकता है। ऑल्सो रीनल सेल कार्सिनोमा के केसेस में भी आपको बढ़ावा प्रोलैक्टिन मिल सकता है। प्यूबर्टी एज ग्रुप है, बट प्री प्यूबर्टी एज ग्रुप है। यहाँ पर अभी जैसे आजकल के सिनेरियो में देखने को मिल रहा है कि मेल्स एंड फीमेल्स को प्यूबर्टी जल्दी जल्दी आ रही है, विच इज नोन एज सेक्सुअल प्रिकॉसिटी। उन केसेस में भी एज पर देयर एज ग्रुप प्रोलैक्टिन के लेवल्स थोड़े हाई मिलेंगे। रीजन, क्योंकि उनको प्यूबर्टी जल्दी आ गई है। अब ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ज्यादा अगेन हमें पेशेंट की काउंसलिंग करने की ज्यादा जरूरत होती है। उसे प्रिपेयर करना है उसकी बॉडी में आ रहे चेंजेस के लिए, एंड वो एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो उनको वो समझाना, उनको उस कॉन्फिडेंस में लेना कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस है वो नेचुरल चेंजेस हैं। वो कंसल्ट काउंसलिंग एज होम्योपैथ्स विद मेडिकेशन डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे केसेस में। नेक्स्ट आता है न्यूरोजेनिक कॉजेस। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। नर्सिंग है, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन है, जो कि नॉर्मल अडल्ट फीमेल में आफ्टर डिलीवरी होना है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन। अभी कुछ केसेस होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स हैं, चेस्ट वॉल के लीजन्स हैं, जैसे कि हर्पीज जॉस्टर वगैरह हैं। उन केस में क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स बनता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन हो जाता है। स्ट्रेस, हमने पहले भी बात किया, एनी स्ट्रेनस एक्टिविटी, बी इट मेंटल बी इट फिजियोलॉजिकल, वो फिजिकल यानी कि एक्सरसाइजेस हैं, या आपकी बॉडी पे कोई सर्जरी हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ है, एग्जाइटी हुआ है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हुआ है, उस केसेस में भी आपका प्रोलैक्टिन फॉर द टाइम बिंग बढ़ा हुआ आ सकता है। फिजियोलॉजिकल इंक्रीज है, जैसे ही बॉडी रिकवर करेगी उस स्टेज से रिकवर हो जाएगा। बट इसमें एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि है सीजर्स। सीजर्स के केसेस में आमतौर पे पेशेंट्स में हाई प्रोलैक्टिन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ सीजर ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। क्योंकि जो सीजर्स की न्यूरो एपिलेप्टिक्स मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट्स को एलोपैथिक, वो भी फिजियोलॉजिकल आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल्स है उसको इफेक्ट करती हैं। जैसे ही मेडिसिन बंद की जाएगी, पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे में क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत सी मल्टीपल मेडिसिन करके आते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेडिसिन भी ये कॉज कर सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है उन मेडिसिन को टेपर डाउन करना और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट को हेल्प आउट करना। प्रेगनेंसी में 8 से 20% जो है हमारा वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है। 2 से 4 हफ्ते में वो नॉर्मल आ जाएगा अगर मदर
ब्रेस्ट फीड नहीं स्टार्ट करती है। बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो दैट विल बी अ साइकिल, एंड प्रोलैक्टिन लेवल तब तक बढ़े रहेंगे जब तक पेशेंट लैक्टेशन स्टॉप नहीं करती। क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस में 20 से 40% केसेस में भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, एंड रीनल ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो ये नॉर्मल आ जाता है, बट हीमोडायलिसिस का हाई प्रोलैक्टिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हार्मोनल लेवल्स पे एक्चुअली डायलिसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो बॉडी के लेवल्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। डायलिसिस का मेनली फंक्शन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स पे और इलेक्ट्रोलाइट्स पे। नेक्स्ट आता है लिवर फेलियर। लिवर फेलियर की हम बात करें तो क्योंकि लिवर का काम होता है टॉक्सिन्स एंड हार्मोन्स का क्लियरेंस करना बॉडी में, क्योंकि लिवर फेल हो गया है तो प्रोलैक्टिन का क्लियरेंस नहीं हो पाता है, साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन से बाइंडेड फॉर्म ऑफ प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है बॉडी में, उस वजह से आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। इडियोपैथिक कॉजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे एडिनोमास हैं, माइक्रो एडिनोमास है जो डायग्नोज नहीं हो पा रहे हैं, या नॉन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जिनको हम नहीं मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकते हैं। ड्रग्स जो कि आम तौर पे प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज कर सकती हैं, अभी मैंने बताया पहले भी, न्यूरोलेप्टिक्स हैं जो एपिलेप्टिक मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स को जनरली दी जाती हैं फॉर एपिलेप्सी एंड सीजर्स, वो भी आपका वैल्यू बढ़ा सकती हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया और डिप्रेशन और इस तरह के एलिमेंट्स के लिए की जाती हैं। इवन अल्जाइमर्स के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, डोपामिन एंटागनिस्ट्स हैं जो डोपामिन के फंक्शन को कम करती हैं, वो मेडिसिन आपकी अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं, वैल्यूज को बढ़ाती हैं प्रोलैक्टिन के, क्योंकि अगर डोपामिन विच इज बेसिकली अ रेस्ट्रिक्टर ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीज, उसको ही हम कम कर देंगे बॉडी में, तो डेफिनेटली प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा। ओपिएट्स हैं जैसे कि मॉर्फिन एंड मिथाडोन, रेजरपाइन, सेल्डोमेट, ईस्ट्रोजन एक ये कॉमन है। पेशेंट जो ओसीपीज बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, ईस्ट्रोजन बेस्ड ओसीपीज खा रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, उन पेशेंट में आप लोगों को प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो पहला काम, हमें मेडिसिनल हिस्ट्री हम जब पूछते हैं और प्रोलैक्टिन या इनफर्टिलिटी का कोई केस है, तो हमें पहले ओसीपी का हिस्ट्री भी कंफर्म करना है कि ईस्ट्रोजन कितने लंबे समय तक उन्होंने लिया है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को अफेक्ट करता है एम्फिटामिन्स, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है, और आइसोनाइजाइड भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज वैल्यू प्रोलैक्टिन की बहुत रेयर फाइंडिंग है, बहुत कम केसेस में लो प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है, और इसके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट हाई प्रोलैक्टिन जैसे होते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को लो प्रोलैक्टिन के केसेस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं। आमतौर पे ये केसेस तभी हमें देखने को मिलेंगे जहां पर या तो प्रोलैक्टिन जेनेटिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जेनेटिकली डेवलप नहीं हुआ है, या फिर कोई ऐसी इंजरी हुई है ब्रेन को या बॉडी में इतना ब्लड लॉस हुआ है जहां की पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करना कम कर चुका है, तब हाइपोप्रोलैक्टिन आपको मिलेगा। हाइपोपिट्यूटरिज्म, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, इसमें एक हार्मोन डेफिनेटली अफेक्टेड नहीं होगा, पिट्यूटरी से बनने वाले बाकी हार्मोन अफेक्ट होंगे, इसलिए बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे। इसमें एक कॉमनेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसे हम एम्प्टी सेला सिंड्रोम बोलते हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन सेला टर्शिका, जो कि इसकी लोकेशन है। जब सेला टर्शिका में कोई ग्लैंड ही नहीं होता और हाइपोथैलेमस डायरेक्टली मेडुला से कनेक्टेड होता है, वहां हम इसे बोलते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। जहां पे एक सिम्टम नहीं होता है, सिर्फ लो प्रोलैक्टिन सिम्टम नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, और इसीलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट को बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है, उन केसेस में पिट्यूटरी जो है धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। आप इसे इश्चेमिक इंजरी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट के पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिला बहुत समय तक, जिसकी वजह से वो काम करना कम कर गया। कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि डोपामिन एगनिस्ट हैं, जो कि डोपामिन के फंक्शन को बढ़ाती हैं, ऐसी अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है तो भी आपका प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। स्ट्रेस एंड ओवर एक्सरसाइजिंग, लगातार किसी पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा, शुरुआती दौरों में स्ट्रेस जो है आपके प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज करेगा, बट अगर पेशेंट बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो वो प्रोलैक्टिन लेवल्स डिक्रीज भी कर सकता है। देन एनोरेक्सिया, सीवियर वेट लॉस है, पेशेंट बहुत टाइम से कुछ खा नहीं रहा है, ठीक से खाता पीता नहीं है, तो भी बॉडी के सभी हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तो प्रोलैक्टिन भी अफेक्ट हो जाए।
थायराइड इम्बैलेंसेस में जनरली हम लोग जब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, तो वो हमारा प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाता है। बट कुछ केसेस में हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों मिलके, हाइपो में भी और हाइपर में भी, आपको प्रोलैक्टिन लो मिल सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, मे और मे नॉट, जरूरी नहीं है कि थायराइड डिसऑर्डर में प्रोलैक्टिन डिक्रीज हो, बट हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में प्रोलैक्टिन इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लिमिटेशंस, हम जब भी प्रोलैक्टिन के टेस्ट की बात करते हैं, बहुत कॉमन लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें डायग्नोसिस बनाने से पहले ध्यान में रखना है। नॉर्मल प्रोलैक्टिन जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लेवल पे सिक्रीट होता है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं रात के समय में 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं दिन के मुकाबले, इसलिए अर्ली मॉर्निंग का सैंपल हम नहीं लेंगे। दूसरा, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है प्रोलैक्टिन की वो 20 to 50 मिनट्स की है, इसीलिए हम 20, 30, 60 वाला सैंपल कलेक्शन करते हैं, ताकि सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स का जो अर्ली मॉर्निंग राइज है वो हम नेग्लेक्ट कर सकें। दूसरा, ड्यूरिंग मिड साइकिल, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिड साइकिल में प्रोलैक्टिन लेवल जनरली स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं, इसीलिए द बेस्ट टाइम फॉर सैंपल कलेक्शन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स, जहाँ पे सभी हार्मोन्स ऑलमोस्ट एक स्टेबलाइज्ड लेवल पे होते हैं एंड हमें कोई एब्रप्ट मिड साइकिल रेजेस देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल जो है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई की वजह से बढ़े हुए आ सकते हैं, इसलिए हमें स्लीप टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। पेशेंट एक्सरसाइज करता है किस टाइम करता है, सैंपल एक्सरसाइज करके तो नहीं दे रहा है, ये भी ध्यान रखना है। निपल स्टिमुलेशन, डेफिनेटली प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या पोस्ट पार्टम फीमेल्स हैं, उनमें हमें जरूर ध्यान देना है। पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ये हार्मोन बढ़ के आ सकता है, इसलिए वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट करनी है। यहाँ हम पेशेंट को ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि आपको 48 आवर्स तक एब्सटिनेंस रखना है, सेक्सुअल एब्सटिनेंस रखना है, ताकि वो सडन पीक हम लोगों को पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली ना मिले। हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट नॉन डायबिटिक है या डायबिटिक है, दोनों ही केस में अगर उसका शुगर लेवल बहुत लो चल रहा है तो भी ये फिजियोलॉजिकली बढ़ के आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म को मॉनिटर करने के लिए प्रोलैक्टिन थायराइड को हेल्प करता है एंड थायराइड अल्टीमेटली हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो टीएसएच टीआरएच की वैल्यू बढ़ेगी, तो प्रोलैक्टिन एंड थायराइड भी बढ़ा सकता है। प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ आएगा, सर्जरी या स्ट्रेस के बाद बढ़ा आएगा, तो इमीडिएटली अगर मान लीजिए अभी आपके पेशेंट को अभी कोई वायरल फीवर होके हटा है, एक्यूट वायरल फीवर या कोई एक्यूट स्ट्रेस या एक्यूट इंजरी होके हटी है, आप उसका इमीडिएटली बाद में प्रोलैक्टिन करा लोगे तो आपको वैल्यूज गलत मिलेंगी, हाई मिलेंगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल बॉडी अडेप्ट कर रही है, रिकवर कर रही है, रीगेन कर रही है अपनी एनर्जी को, और उस टाइम पे अगर हम कोई भी टेस्ट कराते हैं तो वो एक फॉल्स हाई वैल्यू दे सकता है। प्रोलैक्टिन वैल्यूज दैट एक्सीड द रेफरेंस वैल्यूज मे बी ड्यू टू मैक्रोप्रोलैक्टिन, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ 2 बार, कि हमें मैक्रोप्रोलैक्टिन, माइक्रोमेरिक फॉर्म ऑफ प्रोलैक्टिन, ये दोनों पे जरूर ध्यान देना है जब भी हमारे पेशेंट का वैल्यू बढ़ के आ रहा है। अगर अवेलेबिलिटी है हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म को टेस्ट करने की, तो हम मोनोमेरिक या फिर मैक्रोप्रोलैक्टिन को टेस्ट करने की तो जरूर कराएंगे पेशेंट का, क्योंकि अगर मैक्रोप्रोलैक्टिन बढ़ के आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, या फिर आपका अगर मोनोमेरिक फॉर्म बढ़ के आ रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट को इशू है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म है वो ही ज्यादा बन रहा है, इसीलिए प्रोलैक्टिन को मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि सिम्टम्स क्या आएंगे। मेल्स एंड फीमेल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं, बट डिपेंडिंग ऑन देयर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स के कॉमन सिम्टम्स की बात करें जो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं, तो द कॉमनेस्ट सिम्टम्स आर इनफर्टिलिटी, रिड्यूस्ड लिबिडो, एक्ने, ऑस्टियोपोरोसिस। यंग एज ग्रुप में जनरली ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सिम्टम ऑफ ओल्ड एज ग्रुप, जहाँ पे पेशेंट का ईस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज होने की वजह से फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में कम होने की वजह से बॉडी में कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन एंड विटामिन डी का कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बट इन यंग एज ग्रुप अगर ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट जाने लगे तो वी कैन थिंक अबाउट कि प्रोलैक्टिन का इश्यू तो नहीं है। देन विजन चेंजेस, वो क्योंकि अगर कोई भी ट्यूमर होगा, विल डिस्कस इट लेटर, स्मॉलर मसल्स, हेडेक्स हैं,
लो लेवल्स ऑफ अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स भी हो सकता है साथ में, जैसे कि आपका टीएसएच कम हो जाए, थायराइड हार्मोन कम हो जाए, कॉर्टिसोल लेवल्स पे इफेक्ट आएगा। तो ये आपके सिम्टम्स साथ में मिल सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है मेल्स में, गायनेकोमेस्टिया अगेन बिकॉज प्रोलैक्टिन ज्यादा बनेगा तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है मेल्स में, लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाएंगे, स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो जाएंगे। फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ इरेगुलर ओव्यूलेशन, प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगा, ब्रेस्ट पेन या डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वजाइनल ड्राइनेस आ सकती है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हो जाएंगे, जो कि मेल्स में डिक्रीज कर रहा था पर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ा देगा ये, एंड वेट गेन भी देखने को मिल सकता है। लो प्रोलैक्टिन के लेवल्स क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि लो प्रोलैक्टिन बहुत कम देखने को मिलता है तो इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स हम लोगों के पास डिफाइंड नहीं है। जो बेसिक सिम्टम्स हैं फीमेल्स में वही है कि पेशेंट को मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे, एंड दूसरा ये हो सकता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग की बारी आएगी फीमेल्स की तो वो सफिशिएंट मिल्क नहीं बना पा रही हैं, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो कि हाइपोप्रोलैक्टिन को हम डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस विच इज नोन एज शीहान सिंड्रोम, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन आता है आपका मेल्स में अगेन सिम्टम सिमिलर ही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, रिड्यूस लिबिडो होगा, इम्पोटेंस हो जाएगा क्योंकि स्पर्म्स इनएक्टिव हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स नहीं बनता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के सिम्टम्स की। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया वेरियस सिम्टम्स कॉज कर सकता है। इसका मेन फंक्शन हमें हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है और मिल्क प्रोडक्शन पे है, और दिस कैन कॉज फिजिकल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस। कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हम बात करते हैं तो पहला है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? हाई प्रोलैक्टिन जो है हमारे नॉर्मल हार्मोनल सिग्नल्स को अफेक्ट करे, जिसकी वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच का जो कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, लीडिंग टू इरेगुलर पीरियड्स। एंड कई केसेस में ये इतना डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के लेवल्स इतने फ्लक्चुएट हो जाते हैं कि पेशेंट को मेंसेस आने ही बंद हो जाते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। गैलेक्टोरिया हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, फिर भी ब्रेस्ट से एक अबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। अमिनोरिया के साथ गैलेक्टोरिया अगर हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला कॉज प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया रूट आउट करना है। इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के केसेस में एलिवेटेड जो प्रोलैक्टिन्स हैं वो आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होने दे रहे हैं। ओव्यूलेशन क्योंकि ठीक से नहीं हो रहा है, बाकी हार्मोन्स भी अफेक्टेड हैं, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगी। दिस इज बिकॉज क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन लेवल जो है आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी, ईस्ट्रोजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फीमेल इनफर्टिलिटी। डिक्रीज लिबिडो अगेन क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन लो ईस्ट्रोजन लेवल्स को कॉज करता है, लो ईस्ट्रोजन लेवल्स होंगे तो फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आएंगी, जिसकी वजह से रिड्यूस इंटरेस्ट इन सेक्स हो जाएगा। अगेन ईस्ट्रोजन लेवल कम है, वजाइना में ड्राइनेस आ जाएगी, अगेन डिस्कम्फर्ट, हेडेक एंड विजन प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोलैक्टिन अगर किसी ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से बन रहा है तो जो लोकेशन है प्रोलैक्टिन ग्लैंड की दैट इज वेरी क्लोज टू आइस एंड ऑप्टिक नर्व जो है उसको क्रॉस करके जाती है। तो जब भी कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी का और वो ऑप्टिक नर्व पे अगर सप्रेशन कॉज करेगा तो वो हेडेक्स और विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो हमें वो उसके लिए फिर एमआरआई की जरूरत है, साथ में अगर विजन रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं। वेट गेन है, पेशेंट में ये वेट गेन बहुत कॉमन नहीं है, बट हम लोगों को क्योंकि पेशेंट को एसोसिएटेड अदर सिम्टम्स है, अदर हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पीसीओडी का केस है जिसमें साथ में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको वेट गेन देखने को मिल सकता है। अब मेल
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मूड चेंजेस अगेन बिकॉज हार्मोनल डिसबैलेंसेस होंगे। एक फीमेल जिनको एक एज ग्रुप के बाद ईस्ट्रोजन कम होना चाहिए था, जो चेंजेस उसे पेरीमेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल फेज में आने चाहिए थे, वो ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से यंग एज में आने लगेंगे। तो जो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मतलब मूड स्विंग्स और इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। डिक्रीज बोन डेंसिटी, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स ईस्ट्रोजन के लेवल्स को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो कम हो जाता है एंड इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। फटीग रहेगा बिकॉज बॉडी में जो हार्मोन जरूरी है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, वो प्रोलैक्टिन के ठीक ना होने की वजह से सब अफेक्ट हो रहे हैं। एंड दैट इज वाई पेशेंट ऑलवेज फील फटीग्ड, लिथार्जिक और टायर्ड। हेयर लॉस है क्योंकि अगेन आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है, फीमेल्स का जो हेयर थिनिंग हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, वो होना शुरू हो जाएगा। मेल्स में यही सिम्टम आएंगे, बट बिकॉज उनमें टेस्टोस्टेरॉन फंक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम आप यहाँ पे हम बात करें, हाई प्रोलैक्टिन इन मेल्स इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट इशू, बट जिन मेल्स में होता है उनमें सिम्टम्स बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलते हैं, बहुत हाई लेवल पे सिम्टम्स आते हैं उनको, जो स्ट्रेंथ होती है सिम्टम्स की वो ज्यादा होती है। डिक्रीज लिबिडो अगेन क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो हो जाएंगे। डिक्रीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है मेल्स विद हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का, क्योंकि उन लोगों में टेस्टोस्टेरॉन का प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं एंड जनरली इरेक्टाइल इरेक्शन हो ही नहीं पाता है प्रॉपरली। इनफर्टिलिटी है, एक तो इरेक्शन डिसफंक्शन है, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं है। जो स्पर्म बन भी रहे हैं या तो वो मोटाइल नहीं है, या फिर उनका क्वांटिटी बहुत कम है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चंस को इश्यूज रहते हैं। एंड लार्ज ब्रेस्ट हो जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है बिकॉज इनमें टेस्टोस्टेरॉन, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन कम और ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से, विच लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया। रिड्यूस स्पर्म काउंट अभी हमने बात किया। फटीग है बिकॉज क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन प्रॉपरली नहीं बन रहा है, अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस में है तो एनर्जी नहीं रहती है। डिक्रीज टेस्टोस्टेरॉन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स नहीं बनते हैं, हेयर्स, बॉडी हेयर्स का रिड्यूस हो जाते हैं, प्रॉपर बेयर्ड मुस्टाच नहीं आ पाती है। हेडेक्स और विजन प्रॉब्लम अगेन प्रोलैक्टिनोमा है अगर तो हो जाएगा। मूड चेंजेस आने लगते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, क्योंकि टेस्ट अगेन वहां ईस्ट्रोजन नहीं था, यहाँ टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, तो बोन फॉर्मेशन में इशू आता है। फेशियल एंड बॉडी हेयर लॉस हमने बात किया कि क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन प्रॉपरली नहीं बन रहा है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अफेक्ट आता है। Next is hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia, though, is not a very prominent disease or disorder seen, but still इसके जो केसेस हैं उनमें जो कॉमनेस्ट केस होता है वो हम लोग तभी डायग्नोस कर पाते हैं जब फीमेल आती है हमारे पास पोस्ट डिलीवरी कि प्रॉपरली मिल्क नहीं बन रहा है या मिल्क का सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है। ऐसे केसेस में हम लोग उनका प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टिमुलेशन प्रॉपर होने के बाद भी अगर नहीं बन रहा तो दैट कुड बी रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनफर्टिलिटी, कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे साथ में आपको एमेनोरिया मिलेगा, इरेगुलर साइकिल्स मिलेंगे, डिक्रीज लिबिडो मिलेगा, फटीग मिलेगा एंड मूड डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे। देन इसमें भी आपका बोन डेंसिटी अफेक्ट हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोलैक्टिन का रोल मेटाबॉलिज्म पे है, एंड मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से नहीं होगा, प्रॉपर कैल्शियम डिसॉर्प्शन नहीं होगा, तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन हाई में भी हो सकता है, प्रोलैक्टिन लो में भी हो सकता है। वेट चेंजेस बहुत लेस कॉमन है इन केसेस ऑफ प्रोलैक्टिन, लो प्रोलैक्टिन, बट साथ में अगर और अदर हार्मोनल चेंजेस पेशेंट में आ रहे हैं तो फिर ये हो सकता है। मेल्स में अगेन वही सिमिलर सिम्टम्स हैं, रिड्यूस लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इनफर्टिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा बन रहा है तो भी आपके वो हार्मोन्स के लेवल्स को अफेक्ट कर रहा है, और वो अगर कम भी बनेगा तो भी अल्टीमेटली वो टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को अफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द पेशेंट। शीहान सिंड्रोम, जिसको मैंने बोला था हम लास्ट में बात करेंगे, इज बेसिकली ये सिंड्रोम जिसके अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर पेशेंट को एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, उस केस में उसका जो प्रोलैक्टिन
प्रोलैक्टिन सप्लाई टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपरली हार्मोन्स नहीं बना पाता। अर्ली सिम्टम ऑफ शीहान सिंड्रोम इज एगलैक्टोरिया। यहाँ पे पेशेंट्स को विद टाइम सिम्टम्स आ सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, ब्लड सोडियम लेवल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब फीमेल पोस्टपार्टम जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसके बाद वो कंप्लेंट कर रही है कि उसको प्रॉपरली मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, सोडियम लेवल्स हमने चेक किए, ग्लूकोज लेवल्स हमने चेक किए, वो भी लो चल रहे हैं, उससे दिन भर थकान रह रही है, दैट कुड बी दैट, उस केस में हम लोगों को प्रोलैक्टिन लेवल्स जरूर मॉनिटर कर लेने चाहिए। शियान सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड, हम लोग होम्योपैथिकली ट्रीट कर सकते हैं डेफिनेटली, नहीं तो एलोपैथिकली उसमें एडिशनल प्रोलैक्टिन ऊपर से उसको दिया जाता है। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कोई, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अंजलि जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैं तो कहूँगा एक्सलेंट प्रेजेंटेशन है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र कर सकती हैं क्या? सर टू बी ऑनेस्ट मैं अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली मास्टर्स किया था काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो मैं डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ पिछले 7-8 साल से काम कर रही हूँ, और इन 7-8 साल में मेरा मेन मोटिव रहा है हार्मोनल डिस्टरबेंसेस के केसेस में साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग देने का। तो होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली अगर मैं कुछ बात करना चाहूंगी तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने उस बारे में नहीं स्टडी किया है बहुत थेराप्यूटिक। बढ़िया, ये नहीं। बहुत अच्छा। एक हम्म, सवाल आया है आपसे, हम्म, ये ये क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में देखिए, संदीप सैराल जी का, उसको थोड़ा हम्म, सा पढ़ लीजिए। एक सेकेंड सर। Why increased prolactin हम्म causes low testosterone in male and high testosterone in female? Any mechanism, or it is like high prolactin? बेसिकली जब आपका प्रोलैक्टिन लेवल सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन एक्सेसिव सिक्रीट होता है, तो हमारा जो बॉडी का स्टीरोइडोजेनेसिस होता है वो हैम्पर हो जाता है। हम जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है, दोनों ही हार्मोन्स बनते हैं डीएचटी से, दोनों ही हार्मोन्स का जो प्रीकर्सर है वो सेम होता है। बट फीमेल्स जब बेसिकली जब फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जब प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो ये प्रीकर्सर नेगेटिव फीडबैक की वजह से डीएचटी को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने लग जाता है, जो कि मेल पैटर्न फीचर्स बनाने लगता है। वहीं जब मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर वो हाई प्रोलैक्टिन फीमेल करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने लग जाता है, जो अपोजिट ट्रेडिशन कॉज करता है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, अगर हम प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है कि हाउ प्रोलैक्टिन बेसिकली अफेक्ट्स द डीएचटी लेवल्स टू कन्वर्ट इनटू टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स एंड ईस्ट्रोजन। इनका जो प्रीकर्सर है बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन दोनों ही प्रीकर्सर डीएचईटी से बनता है। एक और है, my question is other than lecture. I have one question to contact. I want to discuss some topic with you personally. I think whether if you are comfortable, then यस सर। so then you can type your yeah, कॉन्टैक्ट नंबर। mobile number, so that he can contact you. She is Srishti Kharat. हम्म So you got the reply, Srishti? Okay. And अंजलि जी, एक बहुत अच्छा मैंने इसमें देख रहा था कि जो हाई और लो दोनों कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस को आपने एक्सप्लेन किया, तो दोनों कंडीशंस में सिम्टम्स करीब करीब एक जैसे आते हैं, हाई में भी वैसे ही हैं, लो में भी ऐसे ही हैं। और तो ये जो इसका क्या मैंने क्या रीजन हो सकता है, दोनों में एक जैसे, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे लो है या हाई है? सर लो और हाई में डिफरेंस करने का हमारे पास बेस्ट मेथड ये है, अगर फीमेल है उसमें अगर वैल्यू लो आ रहा है तो जनरली जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको फीमेल फीमेल रहेगी, फीमेल ही, बट उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि उसको प्रॉपर मेंसेस नहीं आ रहे हैं। और जनरली लो के केसेस बहुत कम आते हैं,
बहुत रेयर केसेस होते हैं, और फीमेल्स में लो को डायग्नोज करने का बेस्ट टाइम पोस्टपार्टम ही होता है। जनरली उसी टाइम पे डायग्नोज हो पाता है ये। हाई के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड हाई सिम्टम्स भी बहुत रोबस्ट कॉज करता है, ज्यादा कॉज करता है, जिसलिए वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे फीमेल्स में। अगर लो हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होंगे, तो एक फीमेल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग एंड स्टार्ट हैविंग फीचर्स ऑफ अ मेल। फॉर एग्जाम्पल, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, बॉडी पे फेशियल हेयर ग्रोथ आने शुरू हो सकते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, एमेनोरिया स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वहां पर उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज और ईस्ट्रोजन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बट वहीं अगर कोई वैल्यू लो हो रही होगी प्रोलैक्टिन की, तो मेजरली उसको टेस्टोस्टेरॉन जैसे सिम्टम, हाई टेस्टोस्टेरॉन के सिम्टम्स नहीं आएंगे। उनको सिम्टम्स वही आएंगे कि उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम बन रहा होगा, पर टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं बन पाएगा। तो वो वहां पर फीमेल के सिम्टम्स रहेंगे, प्रोमिनेंट फीमेल सिम्टम्स रहेंगे कि पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं। मेन सिम्टम यही रहेगा। एंड इनफर्टिलिटी, जो कि कॉमन सिम्टम है दोनों ही केसेस में। ओके, बहुत बढ़िया। एक और है, व्हाट आर द कॉमन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए। काउंसलिंग्स हाँ। टू बी गिवन टू पेशेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी। हम लोग जब भी इनफर्टिलिटी का केस ट्रीट कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला एम होता है, पेशेंट्स बहुत स्ट्रेस में आते हैं। इनफर्टिलिटी इन इंडियन सिनेरियो इज अ टैबू, और पेशेंट उसकी वजह से इतना स्ट्रेस में होते हैं कि अगर वो नॉर्मली कंसीव कर भी सकते हैं तो वो नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। में अगर कोई फिजियोलॉजिकल कॉज है भी, कोई पैथोलॉजिकल कॉज है भी, तो हम कॉज को ट्रीट करें, पर पेशेंट को ये संतुष्टि होना कि दिस इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, यहाँ पर हम इसे रिकवर कर सकते हैं, वो मेन पर्पस होना चाहिए पेशेंट के साथ। whenever I have dealt with infertility cases, यहाँ पे infertility is not only because of single हार्मोन, मल्टीपल हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। एंड स्ट्रेस एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव फीडबैक का ही रोल करता है। स्ट्रेस है, एक हार्मोन गड़बड़, दूसरा हार्मोन गड़बड़, और सब कुछ फिर ट्रैक पे आने की जगह खराब ही होता जाता है। तो यहाँ पेशेंट को सबसे पहले स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज के लिए गाइड करना है, उन्हें मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकते हैं, उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज या जो एक्टिविटीज वो करना पसंद करते हैं वो करने के लिए गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है। जब स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाए, तो फिर हम लोग काम करना शुरू करेंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ पे। सिम्टम क्या क्या है, क्या पेशेंट के क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, हम लोगों ने जो टेस्ट किए हैं उसमें क्या फाइंडिंग्स है, उनके हिसाब से हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, फिर हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस विल एक्ट एज अ फैक्टर जो कि पर्टिनेंस रहेगा, और वो स्ट्रेस पेशेंट की मेडिसिन को एक्ट नहीं करने देगा, ना मेडिसिन को एक्ट करने देगा, ना पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करेगा, इसलिए। बहुत अच्छा है। एक संदीप सराल जी का एक और अच्छा सवाल है, एनी लिंक ऑफ प्रोलैक्टिन टू स्किन डिजीज? नो डायरेक्ट लिंक ऑफ प्रोलैक्टिन टू स्किन डिजीजेस, बट हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे कि स्क्लेरोसिस के केसेस हैं और स्क्लेरोडर्मा के केसेस हैं, जहाँ पे अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस अफेक्ट होने लग जाता है। उन केसेस में प्रोलैक्टिन का इफेक्ट आ सकता है, मतलब प्रोलैक्टिन साथ में अफेक्टेड हो सकता है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ स्किन डिजीजेस कॉजिंग प्रोलैक्टिन टू डिस्टर्ब, बट प्रोलैक्टिन डिस्टर्बेंस की वजह से स्किन डिजीजेस रेयरली होता है। अगेन, प्रोलैक्टिन की वजह से अगर थायराइड अफेक्ट हो रहा है, तो फिर आपका थायराइड वाले जो स्किन सिम्टम्स है वो आने शुरू हो सकते हैं, बट डायरेक्टली प्रोलैक्टिन स्किन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। Ma'am, sometimes some unmarried female come with complaints of white discharge from nipples. What is that diagnosis? Again, any discharge from nipples is never to be neglected. सबसे पहले आप उसका हार्मोनल ऐसे कराइए। हार्मोनल ऐसे में अगर आपको प्रोलैक्टिनीमिया मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट है आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में जरूर ऐसे केसेस में अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ा आ रहा है, पेशेंट क्लियर कट सिम्टम दे रहा है कि डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स है, आप उसका एमआरआई जरूर करा लीजिए टू रूल आउट कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर तो नहीं है। वो रूल आउट करने के बाद यू कैन स्टार्ट विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अनमैरिड फीमेल में अगर डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स है, तो आपको साथ में एमेनोरिया मिलेगा या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मिलेगा। दैट विल डेफिनेटली अगेन मूव टूवर्ड्स योर डायग्नोसिस टू हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। ऐसे केस में हार्मोनल ऐसे
केसेस हमें बहुत हेल्प करते हैं। क्या हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम होम्योपैथिकली उसको काउंसल करके क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो करना जरूरी है। बट वी हैव टू साइमल्टेनियसली रूल आउट कि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है बॉडी में, जैसे कि प्रोलैक्टिन के केस में प्रोलैक्टिनोमा तो नहीं है। तो वहाँ क्योंकि प्रोलैक्टिनोमास ग्रो बहुत रोबस्टली करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उस केसेस में फिर विजुअल सिम्टम्स और ऑप्टिक नर्व सप्रेशन होना शुरू होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ फिर हम लोगों को बहुत प्रिकॉशनली एक्ट करना थैंक यू अंजलि जी, पड़ेगा। यस सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और यस सर। हम लोग का समय चूंकि अब यस यस सवाल का जवाब नहीं हम लोग एंटरटेन कर पाएंगे क्योंकि टाइम अप हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कि आपने ओके इतना सर। अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और मैं समझता हूँ कि इस फोरम पर पहली बार जो ये लेबोरेटरी बेस्ड डायग्नोसिस पर जो होम्योपैथी डॉक्टर लोग थोड़ा सा डरते हैं, वो इतना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया। और मुझे लगता है सभी चिकित्सकों को ये जरूर इस बात से मती होगा कि हम लोग को लेबोरेटरी टेस्ट में भी जाना चाहिए। और मैं इसका ऐसे समराइज करता हूँ। तो जी सर। आपको आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर इसके मुझे भी साथ मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर आइए और फिर एक बिल्कुल। सेशन में मैं आपसे बात कर लूंगा। जी और जी। इसके साथ में हम लोग का सेशन समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद और अंजलि जी को विशेष धन्यवाद। थैंक इसके साथ ही हम लोग का सेशन क्लोज होता है। नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन। सो डॉक्टर धनेश, यू कैन टेक ओवर द चार्ज। Thank you, Sahani sir and Dr. Anjali Bhavan.